आप अगर रामगढ़ का चुनाव जिताते हैं, तो ये मेरी जीत होगी, अगर आप नहीं जिताते हैं, तो ये मेरी हार होगी। तो जब जी, जेपी नड्डा जी बैठे हुए हैं, तो 5 लोग वहाँ पर भी बैठे हुए हैं, जैसे पटना में बैठे हुए थे। ज़ाहिर-सी बात है कि जो तस्वीर के जो केंद्र बिंदु में जो 5 लोग हैं, कोई भी आप सीटिंग अरेंजमेंट आप करते हैं या स्टैंडिंग पोज़ीशन आप कुछ भी करें, कोई न कोई व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति को आप सेंटर करते हैं, तो उसकी तरफ 2-2 लोग होंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई, एक तस्वीर भी साझा की गई जिस तस्वीर में बहुत कुछ दिखा। इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश कल पंचनामा से ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं, खुद भी बता रहे हैं और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल के तस्वीर में क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। हमने लोजपा से बात की, हमने जदयू से बात की, हमने कई अलग दलों से भी बातचीत किया। अब हम जो आरएलएम पार्टी है उसके प्रवक्ता राहुल जी से बातचीत करेंगे और उस तस्वीर को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे और कुछ और भी सवाल जो आपके जहन में है उन्हें भी बहुत ट्रांसपेरेंसी से पूछने की कोशिश करेंगे राहुल भाई से। राहुल जी, स्वागत है पहले तो आपका। जी, नमस्कार। एक बात मुझे बताइए, कल तस्वीर जो साझा की गई है अमित शाह जी के आने के बाद, उसमें एक तरफ अमित शाह के नीतीश कुमार दिख रहे हैं, एक तरफ चिराग पासवान दिख रहे हैं, कुछ दूर पर, थोड़ी ही दूर पर उपेंद्र कुशवाहा जी दिख रहे हैं, मांझी जी दिख रहे हैं, डिप्टी सीएम लोग थोड़ी दूरी पर नजर आ रहे हैं। क्या हम इस तस्वीर को कुछ ज्यादा ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अलग अलग पत्रकार हैं, अलग अलग मीडिया हाउसेस हैं, या इस तस्वीर में ही भूत और भविष्य है छुपा हुआ? कम से कम देखिए एनडीए। नमन जी, हाँ, नमन जी, क्या है ना कि कोई भी तस्वीर जो आई है वहाँ से, उस तस्वीर को लेकर के अलग-अलग मीडिया हाउस में अलग-अलग परसेप्शन बन रहा है। कई जी, तरह की बातें हो रही हैं। उसमें जो बातें आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि कई चीज़ें उसमें भ्रामक हैं। भ्रामक मैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो तस्वीर के जो 5 व्यक्ति हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन जी हैं, हम पार्टी के जो राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जो तस्वीर के जो केंद्र बिंदु में जो 5 लोग हैं, कोई भी आप सीटिंग अरेंजमेंट आप करते हैं या स्टैंडिंग पोज़ीशन आप कुछ भी करें, कोई न कोई व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति को आप सेंटर करते हैं, तो उसकी तरफ 2-2 लोग होंगे। ज़ाहिर-सी जी, बात है। तो अगर मैं मुख्यमंत्री जी को केंद्र में अगर मैं रख कर के देखूँ, तो 2-2 लोग दोनों तरफ दिख रहे हैं। अगर मैं अमित शाह जी को केंद्र में रख कर के देखूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2 प्रमुख पर्सनैलिटी, एक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अलग-अलग आप नहीं देख सकते, आप दोनों को एक साथ आप देखेंगे, बाकी जो 3 घटक दल हैं, वो उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर एक-एक खड़ा होता है और तीसरा व्यक्ति कोई खड़ा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि या तो चिराग जी के बाद खड़ा होंगे या मांझी जी के बाद खड़े होंगे, जो जी, स्टैंडिंग पोज़ीशन में दिख रहा है। मुझे लगता है कि इस तस्वीर को इसी रूप में देखना चाहिए। इस तस्वीर को जो देखने की जो कोशिश होनी चाहिए और मीडिया के ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नमन जी एक ऐसे समय में जब लगातार ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में माननीय गृह मंत्री जी का पटना आगमन होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में जो कार्यालय है, सीएम हाउस का जो कार्यालय है, उस कार्यालय में बैठक होती है। केंद्र में दोनों, मैं बार-बार मैं कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति को रखना उचित नहीं होगा। जो आप मीटिंग की जो तस्वीर आपने देखी होगी, उसमें 2 तस्वीर है, जो तस्वीर है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और बाकी जी, राइट और लेफ्ट पे तमाम नेता बैठे हुए हैं। जो संदेश है इस तस्वीर की, कई लोग ये बातचीत में भी कह रहे हैं कि मैंने देखा है कई जगहों पे कि 2.5 घंटे मीटिंग चलनी थी, आधे घंटे क्यों चली? जी, सवाल ये है नमन जी कि हम मैसेज क्या देना चाहते थे? जो मैसेज हम देना चाहते थे, वो ये कि एनडीए यूनाइटेड है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है,
वो राष्ट्रीय स्तर पर इंटैक्ट है और बिहार में भी वो इंटैक्ट है। हमारा मैसेज देने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था। अभी चुनाव 8 महीने 7 महीने के बाद है। ज़ाहिर-सी बात है कि इस दौर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देखेंगे कि एनडीए का जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। लगभग जी 35 जिलों में कार्यक्रम हो चुका है और 5 जिलों में और कार्यक्रम बचा हुआ है। जो पुलिस जिला होता है जैसे नौगछिया है, वहाँ बचा हुआ है। तो 5 जिलों में कार्यक्रम बचा हुआ है। उसके बाद जो अगली कड़ी होती है कि शीर्ष नेतृत्व स्नेह मिलन कार्यक्रम में दिल्ली में संजय जायसवाल जी जो बीजेपी के एक प्रमुख सांसद हैं, जो पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उनके जी आवाज पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब मंच पर बैठते हैं, तो आप देखेंगे कि जो छोटा-सा एक मंच बना है, जो थोड़ा-सा अन्य सांसदों की तुलना में थोड़ा-सा ऊँचा है, उस जी जगह पे 6 लोग बैठते हैं। 5 तो घटक दल के जो प्रमुख साथी हैं सो बैठते हैं और एक हम्म, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो जेडीयू से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और जी राज्यसभा के जो उपसभापति हैं अ, माननीय हरिवंश जी उस कुर्सी पर बैठे हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जदयू से 2 लोग क्यों बैठे हुए थे? तो ज़ाहिर-सी बात है कि पार्टी के अंदर भी एक प्रोटोकॉल की स्थिति होती है और प्रोटोकॉल बहुत क्लियर होता है कि जब कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सांसद हो जाता है जब सभापति हो जाता है, उपसभापति हो जाता है, तो उसकी स्थिति ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ी-सी प्रोटोकॉल में एक अलग होती है। तो जब जी जेपी नड्डा जी बैठे हुए हैं, तो 5 लोग वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। जैसे पटना में बैठे हुए थे, बाकी सांसद राहुल सब जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अनायास ही मुझे ये बताना आपको मेरी मेरी जिम्मेवारी भी है कि ये सवाल पूछा मैंने क्यों? ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बार-बार एक खबर आती है उड़ते-उड़ते अलग-अलग जगहों से, सियासी गलियारों से, कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी स्थिति को लेकर वर्तमान एनडीए में बहुत सहज नहीं है। नीतीश कुमार के पुत्र की राजनीतिक एंट्री, चिराग पासवान के बढ़ते कद, सीटों के उनके डिमांड्स और उसको लेकर भाजपा का जो एक रवैया है, जो काफी मतलब चिराग के प्रति सुखद नजर आता है, उससे कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है। क्या सच में उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी स्थिति को लेकर एनडीए में बहुत सहज नहीं है? सीटों को लेकर जो नंबर्स बताए जा रहे हैं कि 6-7 ही सीटें ऑफर की जा रही हैं आरएलजेडी को, क्या इन चीजों से, आरएलएम को माफ कीजिएगा, इन चीजों से आपके नेता क्या नाराज हैं? नमन जी मुझे तो आपत्ति सबसे पहले इस बात से है कि सीटों का ऑफर की बात पर, जो सीटों की संख्या आप बता रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो सीटों की संख्या जो आप बता रहे हैं, ये कहिए कि किसी के ड्राइंग रूम में बैठ कर के कोई सीटों की संख्या का एक गॉसिप कहिए जो वो रिलीज़ करते हैं कि भाई इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे लगता नहीं है बट कि आप अगर प्रमुख मैं सारे कल भी सारे प्रमुख चैनलों पर सारे विश्लेषक लगभग यही नंबर्स बता रहे हैं। देखिए, मुझे हमें भी जो जानकारी मिली है वो मैं 6-7 शख्सियतों की ही मिल रही नमन है। जी मैं एक ही बात मैं कहूँगा, ये परसेप्शन कहाँ से बनता है? मैं कहूँगा तो आपको बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगेगा ये चीज़, लेकिन ये जी परसेप्शन कैसे बनता है? ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो चीज़ें हुई, हमारी पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिला, हम पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिला, एक पार्टी को 5 लोकसभा सीट मिला और दूसरे को जो भी 16 और 17 सीटें मिली, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको विधानसभा सीट में आप कन्वर्ट कर देते हैं, कि एक लोकसभा का जो विधानसभा होता है वो 6 सीट होता है। तो इसलिए एक परसेप्शन आप जी बना रहे हैं कि 6 सीट और 7 सीट की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको इससे आगे बढ़ कर के मैं एक बात बताता हूँ। लोकसभा चुनाव के अंदर जो भी सीटों का बँटवारा हुआ और जो कुछ भी उस चुनाव के दौरान चीज़ें दिखाई पड़ी, उसका जी नुकसान क्या हुआ? नमन जी मैं आपको बताता हूँ उसका नुकसान ये हुआ कि लगभग 9 सीट तो निश्चित तौर पर शाहाबाद और मगध की सीटों का नुकसान सिर्फ एक गलती की वजह से हुई। जिन लोगों ने जी भी साजिश की, मैं उसपे कोई बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और एनडीए के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, उन्होंने ये महसूस किया कि कहीं न कहीं तो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं और जो हम लोग को कमिटमेंट किया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद एक विधान परिषद की सीट मिलेगी अलग से, उसको राज्यसभा में कन्वर्ट किया गया और हमारे नेता को राज्यसभा में भेजा गया। एक दूसरा मॉडल उसके बाद आया कि लोकसभा चुनाव के बाद 4 विधानसभा चुनाव का उपचुनाव हुआ। और संजोग ऐसा था कि वो सभी सीटें शाहाबाद और मगध के इलाके की थी। उसमें रामगढ़, तरारी और बेलागंज की सीट तो ऐसी थी
जो लंबे समय से एनडीए के खाते में नहीं थी। और इमामगंज की भी जो सीट थी, वो बहुत टफ फाइट में था, ये सबको पता है। लेकिन हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने न सिर्फ नैतिकता का जो तकाजा था कि भाई हम एनडीए के साथ खड़े रहें, बल्कि उन्होंने रामगढ़ के एक चुनावी सभा में तो स्पष्ट तौर पर अपील किया। आपको मालूम है कि जन स्वराज से उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर एक अपील की कि आप अगर रामगढ़ का चुनाव जिताते हैं तो ये मेरी जीत होगी, अगर आप नहीं जिताते हैं तो ये मेरी हार होगी। ये बीजेपी की हार, एनडीए की हार नहीं होगी, मेरी हार होगी। और इन्होंने व्यक्तिगत स्टेक पर लिया। कोई व्यक्ति राजनीति में, नमन जी आप भी जानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर कोई दांव नहीं लगाता है अपने को। हर व्यक्ति राजनीति के तमाम चाल चलते हैं, लेकिन अपने आप को दांव पे लगाना, ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सिखाया, इस गठबंधन धर्म का जो पालन उन्होंने किया, और उसी का परिणाम था कि रामगढ़ जैसी सीटें, तरारी जैसी सीटें, तरारी तो मैं खुद भी, आपको याद होगा, मैं खुद भी वहां पे था, और बेलागंज की सीट जो अकल्पनीय सीटें थी, जो कभी नहीं जीती जा सकती थी, इमामगंज की सीट जिसके बारे में तमाम मीडिया चैनलों ने कह दिया कि भाई इमामगंज तो हार ही रहे हैं। आपको याद होगा नमन जी, मैं अगर गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो घटनाक्रम है लोकसभा चुनाव के बाद से उपचुनाव तक, ये परसेप्शन कौन बना रहा है? अलग अलग पार्टियों में कुछ लोग होते हैं जो खबरों को प्लेस करते हैं, खबरों को पत्रकारों तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के भ्रामक खबरों से बचना चाहिए। और एनडीए में कहीं कोई विवाद नहीं है सीटों को लेकर के, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो कल की बैठक हुई उसमें सीटों को लेकर के कोई बातचीत नहीं है। किसी से नहीं पूछा गया कि भाई आप कितनी सीट लड़ेंगे। वहां बातचीत सिर्फ ये थी कि हम एनडीए के तौर पर इंटैक्ट रहें। अगर 243 सीट हम लड़ रहे हैं तो 243 पे जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी वो सभी उम्मीदवार एनडीए के माने जाएंगे। ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो बीजेपी के जो उनके पार्टी कार्यालय में जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दूसरे लोग भी उम्मीदवार हैं वो कमल के उम्मीदवार हैं, और आप उनके लिए काम कमल के उम्मीदवार के तरह समझ करके करिए। अब इस इतनी साफ गोई से अगर एनडीए काम कर रहा है तो ये परसेप्शन बनाना कि कोई और मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये परसेप्शन बनाना कि चिराग जी सीटों को लेकर के एडवांटेज ले रहे हैं, मांझी जी को एडवांटेज मिल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पर जा रहे हैं। अरे भाई, हाशिए पर आप कैसे कह सकते हैं कि हाशिए पर चले जाएंगे? जिनके खिलाफ नहीं नहीं, साजिश करने की कोशिश भर से को एक मैं जो एक लाइन पूरा कर दूं, सवाल है, एक पूरक मैं एक सवाल है इसमें। सवाल एक लाइन में खाली कर दूं कि एक साजिश भर का भनक अगर लग जाए तो 9 सीटों का नुकसान एनडीए को हो जाता है। आप इस चीज को समझिए। क्या एनडीए के नेतृत्व इस चीज को नहीं समझता है? इसीलिए एनडीए तो ये ने बहुत 200 महत्वपूर्ण हो जाता है ना, इसीलिए तो एनडीए आप ने जानना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए आपकी स्थिति जानना जरूरी होता है। एक बड़ा मेरी सवाल तो ये स्थिति है कि त्रिवेणी संघ की बात होती है और त्रिवेणी संघ के हिसाब से अगर बातें हों तो एक लंबा दौर यादव लीडरशिप को मिला, फिर कुर्मी समाज से आते नीतीश कुमार, उनको एक अच्छा समय मिला। अब सम्राट चौधरी हैं, नीतीश कुमार के पुत्र के राजनीति में आने की बात हो रही है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि मैं बिहार में वापस आना चाहता हूं, केंद्र की राजनीति में बहुत रुचि नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति जरूर उत्पन्न होती है जिसकी वजह से आपके नेता, जिन्हें आप बिहार की सर्वोच्च कुर्सी पर देखते हैं, भले ही आप आज एनडीए गठबंधन के तहत हो, तो ये अपनी इच्छा को आप थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज पे रख दीजिएगा। लेकिन ये तो सच है कि आप लोगों ने नारा लगाया है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। आपको भी अपने नेता को उस कुर्सी पर देखने की इच्छा है, तो क्या त्रिवेणी संघ वाला जो क्लॉज है वो नीति वो लागू होगा? नहीं, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। पहली बात तो ये या कि हम सम्राट चौधरी अपने की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हम अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मेरी दिली इच्छा है। जी मेरी दिली इच्छा भर से कोई मुख्यमंत्री नहीं हो जाता, पहली बात। जी दूसरी बात कि परिस्थितियां क्या पैदा होंगी, इसको आज कोई डिसाइड नहीं कर सकता। परिस्थितियां ये हैं फिलहाल कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पद पर हैं और जी मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है। तो तेजस्वी जी भी अगर ये सोचते हैं, जैसा लालू जी ने कहा कि इनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो मैं ये बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूं बतौर एनडीए, बतौर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, कि बिहार के अंदर अभी
जो पद है मुख्यमंत्री का उस पे माननीय नीतीश कुमार जी आसीन हैं और अभी वो अगले कई महीनों के लिए वो आसीन हैं। इस चुनाव के बाद भी वो आसीन हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।